फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइन्स केमिस्ट्री चैनल। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में आज जस्ट हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। ओके, केमिकल बॉन्डिंग में हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग को हमें 3 पार्ट्स में पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। सेकेंड में हम आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने वैन डेर वाल्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमने स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, उस टॉपिक सर्च करना वैन डेर वाल्स फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें ये दोनों लेक्चर आपको मिल जाएंगे। हमने फर्स्ट स्टार्ट करना है कोवेलेंट बॉन्ड को। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि केमिकल बॉन्ड होती क्या है। अगर आपको डिफाइन करने के लिए आ जाए कि केमिकल बॉन्ड क्या है, तो सबसे पहले उसको समझो। हमारे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में और दो आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। आप डिफाइन भी इसी टाइप से करोगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। ओके, अब इसके टाइप्स की बात करें तो हमारी केमिकल बॉन्ड 2 टाइप्स की होती है, इंटर एटॉमिक एंड इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वैन डेर वाल्स फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर एटॉमिक में कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सब आ जाती हैं। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आयनिक बॉन्ड होती है जब हमारे एक एटम हमारे इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है, उन दोनों में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। मेटालिक बॉन्ड जैसे हमारी एक कॉपर की वायर है या आयरन की रॉड मान लो, उनमें जो एटम्स होते हैं, अब देखो ये हमारे एटम्स हैं आयरन रॉड में, ठीक है। अब ये भी तो इनमें भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम मेटालिक बॉन्ड बोलेंगे। अब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होगी? देखो हमारे इन सब के पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स, और हमारे बीच में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, हमारा न्यूक्लियस। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को, ऐसे ही इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। हमारा जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन है वो इसको भी करेगा अट्रैक्ट, इसको भी एंड इसको भी। इसी टाइप से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनी रहती है हमारे एटम्स के बीच में। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आसपास वाले एटम्स के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते रहते हैं, जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनी रहती है हमारे मेटल्स में, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसी को हम मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें, इसमें एक ही एटम हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है हमारे दूसरे एटम को, जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, अब तक आप ऐसे ही पढ़ते आए होगे कि हमारे एटम्स हैं, ठीक है, ये हमारा बी एटम, इनके पास इलेक्ट्रॉन है। जब ये ओवरलैप करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, तब जो बॉन्ड बनती है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। अब ये तो होगी पहले की बातें। अब आप हायर स्टडीज में आ गए हो तो आपको क्या पढ़ना है? कोवेलेंट बॉन्ड जब भी हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, जब भी, जरूरी नहीं है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, जब भी हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लो हमारे पास एक एटम है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ इस टाइप से ओवरलैप कर रहा है, उसको भी हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। अब इसको 2 सेंटर्ड 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। किस टाइप की? 2 सेंटर्ड 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अगर हमारे एक एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा एटम हमारा ओवरलैपिंग कर रहा है, मतलब दूसरे का एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है हमारे इस एटम के साथ, तो इस टाइप की बॉन्ड को हम 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। ओके, ओवरलैपिंग होनी चाहिए जस्ट, जहां भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जरूरी नहीं है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो दोनों के पास। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसको भी हम 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। ये भी एक हमारी कोवेलेंट बॉन्ड ही है। ऐसा भी हो सकता है हमारा एक एटम हो, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, हमारे दूसरे एटम्स के साथ वो एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा हो, इस टाइप के बॉन्ड को हम 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। ओके, समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या बोलना चाह रही हूँ?
कि जब भी हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, जब भी करेंगे, उसको हम कोवलेंट बॉन्ड ही बोलेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है हमारी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऐसे ही हो कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, उसने शेयरिंग करी है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि दो इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के पास है, दूसरे के पास कुछ भी नहीं है, फिर वो शेयर करें, उसको भी हम कोवलेंट बॉन्ड ही बोलेंगे। अब कोवलेंट बॉन्ड में हमने आगे और क्या पढ़ना है, हमने कोवलेंट बॉन्ड की थ्योरीज पढ़नी है, थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसमें हमने क्या डिस्कस करना है, सबसे पहले तो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम देखेंगे हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कैसे ओवरलैपिंग करते हैं, कैसे ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं या हमारे साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। अगर तो एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं तब किस टाइप की बॉन्ड बनती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तब किस टाइप की बॉन्ड बनती है, ये सब हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने डिटेल में पढ़ना है। ओके, फिर हम पढ़ेंगे डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब डायरेक्शनल नेचर का मतलब हमारी कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर की होती है, आयनिक बॉन्ड हमारी डायरेक्शनल नेचर की नहीं होती। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड अगर डायरेक्शनल नेचर की होती है तो इसका मतलब उसके स्ट्रक्चर भी होगा कुछ, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम इनमें थ्योरीज पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड हम पढ़ेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, दोनों से हमें स्ट्रक्चर का पता चलेगा कि जब हमारी कोवलेंट बॉन्ड बनती है हमारे दो एटम्स के बीच में, तब उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, हमें हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री बताती है और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी शेप बताती है। ओके, थर्ड थ्योरी हम पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड हम पढ़ेंगे एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे एटम्स में एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, वैसे हम पढ़ेंगे हमारे जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते थे 1s1 1s2, ऐसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ेंगे। इससे हमें पता क्या चलेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पता चलेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, और ये भी बताएगा कि मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। ठीक है, वो भी हमें इसी से पता चलेगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, हाइब्रिडाइजेशन भी हम टॉपिक कवर कर चुके हैं, इसमें मैंने आपको sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन पूरा टॉपिक, और उसमें मैंने sp, sp2 एंड sp3 को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ये भी आप स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। आप चैनल पे जाओ, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट को चेक करो, उसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक मिलेगा, उसमें मैंने sp, sp2 एंड sp3 को डिस्कस किया है। इसके अलावा जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन बची होंगी वही हम आप केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे, ये जो मैंने करवा दिया है ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। कोवलेंट बॉन्ड में हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट से हमें पता चलेगा कि हमारे कोवलेंट बॉन्ड में कितना % आयनिक करैक्टर होता है। मैं आपको पहले बता दूं, कोई भी बॉन्ड हमारी परफेक्टली कोवलेंट एंड परफेक्टली आयनिक नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट करैक्टर, कुछ ना कुछ आयनिक करैक्टर जरूर होता है। तो डाइपोल मोमेंट से हमें परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर पता चलेगा, परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड कितना होता है। ठीक है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट से। और हमारा एक और टॉपिक है इसमें, रेजोनेंस एनर्जी या रेजोनेंस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये टॉपिक भी मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग लेक्चर में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। मैं जो जो आपको टॉपिक करवा चुकी हूँ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में, वो हम केमिकल बॉन्डिंग में रिपीट नहीं करेंगे, आप वहां से जाके देख सकते हो। रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस क्या होती है, ये सब मैंने वहां पे समझाया हुआ है। तो आप प्लीज एक बार स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर कर लेना। लास्ट हम बात करते हैं कि हमारी केमिकल बॉन्ड बनती क्यों है। वैसे तो ये भी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है, जब हमने स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में बॉन्ड लेंथ को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारी केमिकल बॉन्ड बनती क्यों है, हमारी बॉन्ड आखिर बनती ही क्यों है। कि एक बार फिर से हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, उसको रिवाइज करवा दूं कि हमारे एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं। मैंने आपको बताया था हमारे एटम्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं, इसलिए वो बॉन्ड बनाते हैं। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्यों अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि वो स्टेबल है। ठीक है, सभी के सभी एटम ये चाहते हैं कि हमारे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। ठीक है, इसलिए वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम्स हमारे इसलिए कंबाइन करते हैं कि वो स्टेबिलिटी अचीव कर सके। ऑक्टेट रूल, ये बताया था मैंने आपको, ऑक्टेट रूल
कि वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनको स्टेबिलिटी मिलती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो हमारी थ्योरी है वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे जो ज़ीनोन, जैसे हमारा ये भी तो हमारा एटम स्टेबल है, लेकिन इसके कंपाउंड्स भी हमारे नोन है, जैसे इसके ऑक्साइड्स हो गए, इसके फ्लोराइड्स हो गए, अब ये हमारे कंपाउंड्स बन चुके हैं, इसलिए ये हमारी थ्योरी पूरी तरह से सही नहीं थी। कुछ कुछ हमारे एटम्स के लिए, मोस्टली एटम्स के लिए ये हमारी चल जाती है। क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, वो हमारे ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहते हैं, अपनी बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं। लेकिन हमारी जो तरह से जो सही हमारी थ्योरी थी वो मैंने आपको बताया था, टू लोअर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब हमारे एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स केमिकल बॉन्ड इसीलिए बनाते हैं क्योंकि वो एनर्जी लो चाहते हैं, अपनी पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, क्यों करना चाहते हैं लोएस्ट? क्योंकि अगर वो अपनी एनर्जी लो कर लेंगे तो स्टेबिलिटी उनकी हाई हो जाएगी। ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये बात, कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी सिस्टम अगर उसकी एनर्जी लो है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब मैंने ये बात आपको एक ग्राफ के थ्रू भी समझाई थी, ऐसे मैंने बनाया था, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, जब हमारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंफिनिटी होगा, मतलब हमारे दो एटम्स इंफिनिटी पे होंगे तब, और हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट होगी। ठीक है, और मैंने ग्राफ आप इस टाइप से हमारा ग्राफ आया था। अब यहाँ पे मैंने ग्राफ से कैसे समझाया था, मैंने बोला था आपको, जब हमारे एटम्स क्लोज आते हैं, अब यहाँ पे हमारे एटम्स इंफिनिटी पे हैं, लेकिन अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जब हमारे एटम्स क्लोज आते हैं हमारी पोटेंशियल एनर्जी लो होती रहती है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट है। ठीक है, यहीं पे हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। जब हमारी पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट हो जाएगी तभी हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। जब हमारे एटम्स इतने क्लोज आ जाएंगे कि हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों इक्वल हो जाएं, तब हमारी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो अट्रैक्शन है रिपल्शन होती है दोनों इक्वल हो जाती है। ठीक है, और इसी को हम बॉन्ड लेंथ भी बोलते थे। ये जो हमारा डिस्टेंस आता है R0, इसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है, जब हमारे ये देखो हमारे एटम्स के बीच में, मान लो ये हमारे एटम्स ने ओवरलैप किया, कोवेलेंट बॉन्ड बनाई, इन दोनों में अब इससे क्लोज नहीं आ सकते, अगर इससे ज्यादा क्लोज आएंगे तो रिपल्शन स्टार्ट हो जाएंगी। अब इन दोनों के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, R0 बॉन्ड लेंथ। और इस ग्राफ में ये जो R0 है ये बॉन्ड लेंथ को दिखाता है। ओके, अब अगर इससे ज्यादा क्लोज आएंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी फिर से बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। बॉन्ड फॉर्मेशन हमारी इस पॉइंट पे होती है जब हमारी पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट होती है। आपको पता लग गया कि हमारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनाते क्यों हैं, अपने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को लोएस्ट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 तो थी, ठीक है, लेकिन वो उससे भी ज्यादा लो कर सकते हैं। अगर वो बॉन्डिंग करेंगे तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को इससे भी कम कर सकते हैं, इसलिए वो बॉन्ड्स बनाते हैं। तो आज के लिए हम इतना करते हैं, कल हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, मतलब हम कोवेलेंट बॉन्ड्स की थ्योरीज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।